बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कौन सी पुस्तक? भूगोल विषय से संबंधित पुस्तक समकालीन भारत भाग 1। इसी का आज दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। प्यारे बच्चों, भारत में बहुत सारी स्थलाकृतिक विविधताएं पाई जाती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि स्थलाकृतियां क्या होती है? बच्चों, स्थल पर पाई जाने वाली जो आकृतियां होती है उन्हें हम स्थलाकृतियां कहते हैं और स्थलाकृतियों को हम भौतिक स्वरूप भी कह सकते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जैसे बात करें हम पर्वत भी एक स्थलाकृति है, पठार और मैदान भी एक प्रकार की स्थलाकृति होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मरुस्थलों को। मरुस्थल ये भी एक स्थलाकृति है और द्वीप और तट ये भी स्थलाकृतियां ही होती है। बच्चों, आप राजस्थान के यदि पूर्वी भाग में रहते हैं तो आपको मैदानी क्षेत्र के दर्शन होते होंगे और यदि आप पश्चिमी भाग में रहते हैं तो आप मरुस्थल को ज़रूर देखते होंगे। और इसके अलावा यदि आप मध्य भाग में रहते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में तो आपने ज़रूर जान लिया होगा। बस आज का जो हमारा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों को देखेंगे। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भारत में कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए बच्चों, भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। यदि मैं पहली भू आकृति की बात करूं तो क्या नाम आएगा? हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा नाम आता है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीपीय समूह। ये तो हमने यहाँ पर थ्योरी के रूप में पढ़ लिया है, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। हम इसे मानचित्र पर देखते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो देखते हैं भारत का भौतिक मानचित्र। देखिए बच्चों, ये भारत का भौतिक मानचित्र है और इसमें हमने 6 भौतिक स्वरूप बताए हुए हैं। पहला भौतिक स्वरूप मैंने आपको बताया हिमालय पर्वत श्रृंखला। वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है देखते हैं मानचित्र में। देखिए बच्चों, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से शुरू हो जाता है और कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश तक। यानी आप इसे क्या कह सकते हो? इस बिंदु से इस बिंदु तक हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दूसरा नाम लिया था मैंने उत्तरी मैदान का, यानी कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो ये भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है उत्तरी मैदान। मैदान कैसे होते हैं? एकदम समतल। और पर्वत कैसे होते हैं? वलित, जिसमें वलयाकार आकृतियां पाई जाती है। उबड़ खाबड़ भी आप इसे साधारण भाषा में कह सकते हैं, है ना, लेकिन मैदान एकदम समतल होते हैं। और हिमालय पर्वत के दक्षिण का जो भाग है वो उत्तरी मैदान कहलाता है। इसे बहुत सारी नदियों ने निर्मित किया है। इसको हम अगले भाग में थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार। देखिए बच्चों, ये है प्रायद्वीपीय पठार। मैं यहाँ पर एक सीमा बना रही हूँ। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा। ये देखिए, अभी अभी मैंने जो अंकन किया है पीले रंग से, इसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ये भारत के दक्षिण में स्थित है और ये भारत का प्राचीनतम भूभाग भी है। चौथा जो भौतिक स्वरूप था वो था भारतीय मरुस्थल। आप भली भांति परिचित हैं, है ना, मरुस्थल से। आप राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान में ही भारतीय मरुस्थल है। ज़्यादातर हिस्सा भारतीय मरुस्थल का राजस्थान में है, कुछ गुजरात में और कुछ पंजाब में भी स्थित है। जो पांचवा भाग है वो है तटीय मैदान। अब आप मुझसे पूछेंगे तटीय मैदान क्या होते हैं? जी हाँ बच्चों, जो समुद्र तट के जो किनारे हैं उनके जो तटवर्ती इलाके हैं, ये देखिए, ये जो पश्चिमी तट है इसके निकट में पश्चिमी तटीय मैदान है। ये पूरा का पूरा ये पश्चिमी तटीय मैदान है। और जो पूर्वी तट है, ये देखिए, ये पूर्वी तट के निकट जो मैदान है ये पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ अगले भागों में। जो छठा भौतिक स्वरूप है उसके बारे में तो बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है और वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सॉरी, ये लक्षद्वीप समूह और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में 6 प्रकार की भौतिक स्वरूप पाए जाते हैं। ये देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला, आपको याद आया, ये आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला है।
फिर आप देखेंगे उत्तरी मैदान, यहाँ पर आप उत्तरी मैदान देख सकते हैं, ये उत्तरी मैदान। तीसरा नाम आता है प्रायद्वीपीय पठार का, तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। फिर आप देख रहे हैं भारतीय मरुस्थल, ये रहा आपका भारतीय मरुस्थल, ये भारतीय मरुस्थल। तटीय मैदान, ये आपके पश्चिमी तटीय मैदान और ये पूर्वी तटीय मैदान। और उसी प्रकार जो छठा नाम आता है वो है द्वीप समूह का। बच्चों, इन 6 भौतिक स्वरूपों में से आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। हाँ बच्चों, जिसे हम भारत का मुकुट भी कहते हैं। उत्तरी साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं होती है, ये देखिए, उत्तरी साइबेरिया से आने वाली जो शीतलहर होती है उससे ये हमारा बचाव करता है। कई सदियों तक ये हमारा सीमा प्रहरी रहा, यानी कि सीमा का रक्षक। इसे हम पर्वतों का राजा भी कहते हैं। और तो और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है। आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है, और इसकी जो लंबाई है वो एक अर्धवृत्त के रूप में 2400 किलोमीटर है। अब इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं। कश्मीर में जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। हाँ बच्चों, यह भूगर्भीय रूप से बहुत युवा और बनावट की दृष्टि से एक वलित पर्वतमाला है। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से कैसा पर्वत है? युवा पर्वत है। हाँ बच्चों, कुछ पर्वत युवा होते हैं और कुछ पर्वत बहुत ही प्राचीन होते हैं। जैसे पृथ्वी का जब उद्गम हुआ तब कौन सी पर्वतमाला बनी भारत में? अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। और सबसे नवीन कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। और यह बनावट की दृष्टिकोण से कैसा है? वलित पर्वत श्रृंखला है। मैंने अभी भी आपको बताया कि यह पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। यह 2400 किलोमीटर लंबी है और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अब हम इसके विस्तार की बात करते हैं कि हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसको हमने किस प्रकार से विभाजित किया है। जी हाँ बच्चों, हम इसको 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो हम देशांतरीय विस्तार के अनुसार और दूसरा नदी घाटी की सीमाओं के अनुसार। तो जो हम पहले पढ़ेंगे वो है देशांतरीय विस्तार के अनुसार। देशांतरीय विस्तार के अनुसार ये देखिए, ये महान हिमालय है जो सबसे उत्तर में जो श्रेणी है, भारत की बात कर रहे हैं हम। भारत में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है उसकी जो सबसे उत्तर की श्रेणी है उसे हम क्या बोलते हैं? हिमाद्री या फिर महान हिमालय। अब ये देखिए, इसके दक्षिण में एक और पर्वत श्रेणी है, इसे हम हिमाचल हिमालय या फिर निम्न हिमालय भी कहते हैं। और इसी प्रकार एक और श्रेणी है जो इसके भी दक्षिण में है, इसे हम शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। जो महान हिमालय श्रेणी है वो अनवरत है, यानी कि क्रमबद्धता है उसके अंदर, वो टूटी और फूटी नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो पाई जाती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि महान हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां मिलेगी, उसके बाद में मध्य या फिर लघु हिमालय जिसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, इसमें उससे थोड़ी सी कम ऊंची की चोटियां मिलेगी। और जो तीसरा भाग है शिवालिक हिमालय, इसमें जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई और भी कम होती जाएगी। ये देखिए महान हिमालय, महान हिमालय ये सबसे अधिक सतत और सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रृंखला है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस भाग के अंदर जो महान हिमालय भाग है यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटियां मिलती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। ये भी महान हिमालय में ही पाई जाती है। यहाँ पर हमने एक पूरी टेबल बना रखी है कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणी और किस किस की ऊंचाई किस प्रकार से है। ये देखिए, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश में स्थित है 8848 मीटर। उसके बाद नाम आता है कंचनजुंगा का, जो भारत देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8591 मीटर।
और जो तीसरी पर्वत चोटी है उसका नाम है मकालू, और ये भी कौन से देश में स्थित है? नेपाल में, 8,481 मीटर के साथ में। इस प्रकार एक सूची बनी हुई है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस इम्पॉर्टेंट लिस्ट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है, पुस्तक जो है, उसे खोल के रखिए, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम उसमें भी हैं, भारत का भौतिक मानचित्र भी उसमें दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो की मदद से उस बुक के साथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो महान हिमालय है उसका भाग कैसा है, यानी वो अंदर से किस मटेरियल यानी कौन से खनिजों से बनी हुई है। आपने खनिजों के नाम तो ज़रूर सुने होंगे। तो बच्चों, ये ग्रेनाइट की बनी हुई है, और ग्रेनाइट कौन सी चट्टान होती है? आग्नेय चट्टानें होती है। और इसी प्रकार ये हमेशा, महान हिमालय हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है, और यहाँ पर बहुत सारी हिमानियाँ भी पाई जाती है। अब हिमानियाँ क्या होती है? हिमानियाँ होती है हिम की नदियाँ, जैसे कि हमारी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम किससे होता है? गंगोत्री हिमनद से होता है। हिमानी और हिमनद एक ही है। देख लेते हैं यहाँ पर, इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अक्सर जो लेसन होता है उसके पीछे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए बीच बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको आपको अभी के अभी ही करना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों और दर्रों के नाम ज्ञात कीजिए। तो ये हिमानी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो कौन कौन सी हिमानी है? मैंने अभी अभी आपको एक हिमानी का नाम बताया जो बहुचर्चित है, गंगोत्री हिमानी। उसी प्रकार एक और हिमानी जो बहुचर्चित है वो कौन सी है? सियाचिन। हाँ बच्चों, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध भूमि का क्षेत्र भी है। यहाँ पर आप इसे मानचित्र में भी देख सकते हैं। यहाँ पर सियाचिन है और जो गंगोत्री हिमनद है वो यहाँ पर है। इसके अलावा भी और 4 हिमानियाँ हैं, जैसे कि लटारो, बिहाफो, हिस्पार और चतुरंगी। आप अपनी इस कॉपी में इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ते हैं हम कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। दर्रे क्या होते हैं? दर्रे होते हैं रास्ते। एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच में जो आने और जाने के लिए जो मार्ग बना होता है उसे हम दर्रे कहते हैं, और इन दर्रों से ही प्राचीन समय में यात्री आया और जाया करते थे। तो कुछ प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि नाथुला। नाथुला कहाँ है? ये आपके सिक्किम और सिक्किम के स्थान पर स्थित है नाथुला। फिर आता है आपका शिवकिला। शिवकिला ये रहा उत्तराखंड के समीप। काराकोरम दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, काराकोरम दर्रा। फिर बात करते हैं हम अशिल दर्रे की, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, अशिल दर्रा। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ है? ये देखिए, ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और इसके बाद में नाम आता है माना व नीति दर्रा। ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये दोनों ही अलग अलग दर्रे हैं, माना दर्रा और नीति दर्रा। आप भौतिक मानचित्र में इन स्थानों को अंकित जरूर करेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कौन से हिमालय की। चलिए पहले पढ़ लेते हैं उन राज्यों के नाम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। अभी अभी हमने बहुत सारी पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई देखी, उनमें से जो भारत में जो स्थित है वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कौन से राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। इसी प्रकार ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ है बच्चों? ये रहा नंगा पर्वत। उसी प्रकार से ये रहा नामचा पर्वत। ये देखिए नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नामचा पर्वत अभी मैंने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश में। ये देखिए नामचा पर्वत। अब नाम आता है नंदा देवी का। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है और कामेट कहाँ है? ये भी उत्तराखंड राज्य में है। अब हम बात करेंगे देशांतरी विस्तार के अनुसार जो दूसरा हिमालय का भाग था उसका नाम है हिमाचल हिमालय या फिर निम्न हिमालय। ये कहाँ स्थित है? यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मैंने अभी भी आपको बताया कि हिमालय पर्वत का हमने 3 भागों में वर्गीकरण किया, महान हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो महान हिमालय तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा हिमालय है उसका नाम है हिमाचल हिमालय। यह महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? यह अत्यधिक संपीड़ित है और परिवर्तित शैलों से निर्मित है, यानी कि जब इसका निर्माण हुआ तो इस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, इसीलिए इसमें जो वलन है वो बहुत ज़्यादा है। अगला बिंदु है इसकी ऊंचाई
3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में है। जो महान हिमालय था उसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 6000 मीटर। जबकि जो मध्य हिमालय है यानी कि जो हिमाचल हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी आ रही है? 3700 से 4500 मीटर। यहाँ पर कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। पीर पंजाल कहाँ है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, धौलाधर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, और जो महाभारत श्रृंखला है, ये महाभारत कर लेंगे इसको, ये नेपाल देश में स्थित है। बच्चों, महान हिमालय के बीच में ये देखिए, महान हिमालय और हिमाचल हिमालय के बीच में मैंने अभी आपको बताया था कि जो महान हिमालय है वो उत्तर में स्थित है और इसके दक्षिण में हिमाचल हिमालय है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र है, इसे हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध घाटी है कश्मीर की घाटी, कुल्लू और कांगड़ा की घाटी। उसी प्रकार नेपाल में भी क्या है? काठमांडू की घाटी है। आप इसे नोट कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ कश्मीर की घाटी है, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी है, और यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ी नगर भी हैं। आपने अक्सर गर्मी की छुट्टियों में या तो आप स्वयं गए होंगे या आप अपने फ्रेंड्स को भी जाते हुए देखते होंगे कि वो अपने परिवार के साथ में यात्राएं करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, और क्या नाम लेते हैं कि हम मसूरी गए, नैनीताल गए, रानीखेत गए। तो आज हम इन पहाड़ी नगरों की, जो कि हिमाचल हिमालय में स्थित है, इनकी स्थिति को मानचित्र में देखेंगे। देखिए बच्चों, ये भारत का मानचित्र दिया गया हुआ है और इसमें हमने उत्तराखंड की जो स्थिति है वो यहाँ बता रखी है। आपकी सुविधा के लिए हमने इस मानचित्र को थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब हम बात करेंगे मसूरी की। देखिए, ये मसूरी, और इसके बाद में नाम आता है नैनीताल का, और फिर बात करते हैं हम रानीखेत की। तो ये तीनों ही क्षेत्र स्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। यदि आप नहीं गए हैं तो आप इन क्षेत्रों की यात्रा जरूर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको वहां जाकर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे हिमालय के देशांतरीय विस्तार के अनुसार जो वर्गीकरण किया था उसमें तीसरा नाम था शिवालिक हिमालय का। हाँ बच्चों, यह सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे उत्तर में था महान हिमालय और मध्य में था हिमाचल हिमालय, और जो सबसे दक्षिण में है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। हमने क्या देखा कि महान हिमालय की जो चौड़ाई है वो 400 से 150 किलोमीटर है, यानी 400 किलोमीटर तो कश्मीर में थी और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में थी। उसी प्रकार हिमाचल में कितनी थी? 50 किलोमीटर की औसत चौड़ाई थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी और यहाँ पर कितनी बच गई है? 10 से 50 किलोमीटर। उसी प्रकार जो औसत ऊंचाई है वो भी कम हो गई है। ये देखिए, 900 से 1100 मीटर। इस श्रृंखला का जो निर्माण है वो उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं की नदियों से हुआ है। प्यारे बच्चों, महान हिमालय और हिमाचल हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके अवसाद से इस श्रृंखला का निर्माण हुआ है। यानी कि ये किससे बनी है? अवसाद से, गाद से, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। जैसे कि गंगा और यमुना की नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टियां थी उन्हीं से हमने क्या देखा कि शिवालिक का निर्माण हुआ है। और एक और बात देखने वाली है कि इसमें क्रमबद्धता का भी अभाव है, यह जगह जगह से कटी हुई है। और ऐसा क्यों? क्योंकि गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों ने इसको बीच बीच में काट दिया है इस प्रकार से। इसी प्रकार निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? दून। अभी अभी हमने क्या देखा कि महान हिमालय और हिमाचल हिमालय के बीच जो घाटियां हैं उसको हमने कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और कुल्लू की घाटी के नाम से संबोधित किया। उसी प्रकार जो निम्न हिमालय है यानी कि हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय और ये देखिए शिवालिक हिमालय के जो बीच में घाटियां हैं उसे हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दून के नाम बताइए। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। अब यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ लेती हूँ, देहरादून किसकी राजधानी है? हाँ बच्चों, यह उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने किस प्रकार नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर भी हिमालय का वर्गीकरण किया है। ये देखिए,
हिमालय का हमने प्रादेशिक वर्गीकरण किया है, और वो भी किस हिसाब से? नदी घाटी के हिसाब से। ये सिंधु नदी है। अभी तक तो हमने कैसे जाना था इसका विस्तार? इस प्रकार से, ये महान हिमालय, ये हिमाचल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। अब हम इसको प्रादेशिक रूप से वर्गीकृत कर रहे हैं, जो कि नदियों के माध्यम से किया जाएगा। ये सिंधु नदी है बच्चों, और ये सतलुज नदी है। इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। नोट डाउन करते जाइए अपनी नोटबुक में, पंजाब हिमालय कहते हैं। उसी प्रकार सतलुज नदी से काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। नोट कर लीजिए, कुमाऊं हिमालय। अब सतलुज नदी से तिस्ता नदी, जी हाँ बच्चों, सिक्किम राज्य है, वहां पर एक नदी बहती है तिस्ता नदी। इन दो, काली नदी और तिस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय। उसी प्रकार तिस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं असम हिमालय। आप इसे यहां पर भी देख सकते हैं। ये देखिए, सिंधु और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र पंजाब हिमालय कहलाएगा। सतलुज और काली नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? कुमाऊं हिमालय। काली तथा तिस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हमने क्या कहा? असम हिमालय। बच्चों, इसमें तीनों हिमालय आएंगे, महान हिमालय, हिमाचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। लेकिन अब हमने इसका जो कैटेगराइजेशन है वो रिवर्स के अकॉर्डिंग किया है, नदियों के अकॉर्डिंग किया है। तो ये एक अलग प्रकार का प्रादेशिक वर्गीकरण हुआ। अब हम बात करेंगे पूर्वांचल की। ये देखिए, ये है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। अब ये पूर्वांचल पहाड़ियाँ आपने शायद पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह हिमालय का ही हिस्सा है। ये देखिए, हिमालय पर्वतमाला। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, आपने पढ़ा था कि हिमालय का विस्तार पश्चिम में कश्मीर से लेकर कहां तक है? अरुणाचल प्रदेश तक है। देखिए बच्चों, ये अर्धवृत्ताकार रूप में कहां से आई? कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आई। लेकिन यहां आते ही इसने दक्षिण की तरफ अपना रुख कर लिया, और इन्हीं पहाड़ियों को हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोर्ज है, और इसी गोर्ज के किनारे से इसने क्या किया? अपना रुख दक्षिण की तरफ मोड़ लिया, और ये पूर्वांचल की पहाड़ियां कहलाती है। इसे फिर से अपन नॉर्मल कर लेते हैं। ये देखिए, और आप इसे पेन और नोटबुक की सहायता से इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ना? हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन बना रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ पर विस्तार है, और यहाँ पर दिहांग महाखंड है, यानी कि गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज एक भौगोलिक शब्द है जहाँ पर नदी बहुत ही तीव्र गति से गिरते हुए एक घाटी का निर्माण करती है, और इसके बाद में यह दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ में फैल जाती है। ये देखिए, और यहाँ पर 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिनके नाम हैं पटकोई, नागा, मिजो और मणिपुर। आप इसे इस मानचित्र में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये पटकोई भूमि, ये पटकोई, ये नागा और ये मिजो और ये मणिपुर पहाड़ियाँ। हाँ बच्चों, यह हमेशा हरित वर्ण से ढकी रहती है, और यहाँ पर हिमालय की तरह बर्फ का आच्छादन नहीं होता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में, और हमने हिमालय के 2 प्रकार से वर्गीकरण किए, देशांतरी विस्तार के अनुसार और प्रादेशिक वर्गीकरण के अनुसार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाग ज़रूर समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिए, और जहाँ ज़रूरत हो वीडियो को पॉज भी कर लीजिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे भारत के उत्तरी मैदान के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।